कैसे हो आप सब लोग? बहुत बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, और नहीं चल रही है तो अब चलाएंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर जेईई मेन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको इसको मन लगा के पढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं है। एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है। स्ट्रेट लाइन सर्किल को आप ज़रूर पढ़िएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत इजी होते हैं, बस आपके फंडे क्लियर होने चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट, बिना टाइम इधर उधर करवाए हुए। और बच्चों मोटिवेटेड रहो, जो पढ़े हो उसी को रिवाइज करते रहो। जो फॉर्मूला है, जैसे स्ट्रेट लाइन की चेकलिस्ट बनाया, स्ट्रेट लाइन में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले पढ़ना है आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला के बाद उसी में इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ेंगे। उसके आगे जैसे बढ़ेंगे स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे उससे तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म पढ़ेंगे, जिसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर एंगल बिटवीन 2 लाइंस में कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो एक पर पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला, इमेज निकालने का फॉर्मूला। उससे आगे बढ़ेंगे तो उससे आगे हम लोग पढ़ते हैं लोकस प्रॉब्लम। लोकस मतलब बिंदु पथ। उसके आगे कंटिन्यूसली में बढ़ेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, कंकरेंट लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस, एंगल बाइसेक्टर, सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। क्वाड्रिलेटरल में जाते हैं तो पैरेललोग्राम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम, काइट। उसके बाद ओरिजिन शिफ्टिंग। फिर आपका आता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो हम लोग मेनली अभी स्ट्रेट लाइन पे फोकस करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इत्मीनान से करते हैं। जितना मैंने बताया ना वो सारी अब लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, आप एक बार सुन ले सकते हैं उसको दोबारा। तो देखिए सबसे पहले आता है, हम एक एक करके पॉइंट लिखते जाते हैं ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये क्या होता है? इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस which divide the whole plane in 4 parts and each part is called quadrant। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ बोलते हैं। ये बचपन वाली चीज़ें हैं। इसको कहते हैं एब्सिसा एक्स को, और इसको कहते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, और ये होता है एब्सिसा। स्पेलिंग देख लेना, अगर कहीं गलत हो तो सही कर लीजिएगा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? तो इट इज़ a combination of 2 mutually perpendicular straight lines which divide the whole plane in 4 parts। each part is called quadrant। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है तो x को एब्सिसा, y को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये हमारा पहला कंसेप्ट है। दूसरा आता है इसमें डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जिसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि 2 अगर पॉइंट हैं और x1 y1 डिस्टेंस है और x2 y2, ये बहुत आसान चीज़ें हैं बच्चों, इसीलिए पॉइंट कर करके मैं लिखवा दूंगा। ये q है आपका x2 y2, तो PQ होता है डिस्टेंस फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? ये है आपका डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब आता है इसमें तीसरा होता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला वेक्टर 3D में वैसे हम बता चुके हैं, या आप यहाँ पढ़े रहते तो वेक्टर 3D वाला आसान होता। तो सेक्शन फार्मूला में हमने ये बताया था कि P अगर कोई पॉइंट है x1 y1, और Q अगर कोई पॉइंट है x2 y2, और R अगर पॉइंट है x, y, और ये m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इंटरनल डिवीजन के लिए और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए हम लोग आंसर लिखते हैं। x की वैल्यू लिखते हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y की वैल्यू सिमिलरली my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अगर ये इंटरनल है तो इंटरनल डिवीजन के लिए। अब देखो ये सब हम कैसे स्किप कर सकते हैं, यही सब तो इम्पोर्टेंट है। अब इसको स्किप करने का मतलब कि पूरा चैप्टर ही छोड़ देना। कई बच्चे कहते हैं सर क्या झिला रहे हो, आगे बढ़ो, क्वेश्चन कराओ। अरे क्वेश्चन तो तब करेंगे ना जब ये आता है।
क्वेश्चन करते समय कहेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, इंटरनल डिवीजन वाला, ऐसे सोच रहे हैं। अबे क्या हो गया भैया, इसको देखिए। तो ये हम लोग ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे वेक्टर 3D में करते थे एग्जैक्टली बच्चों, वैसे ही यहाँ पे भी करते हैं। कोई नई चीज़ नहीं है इसमें, बस नई चीज़ ये है कि इंटरनल डिवीजन के लिए m/n m+n रेशियो पॉजिटिव रहता है m/n का, और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए m/n इज़ नेगेटिव, मतलब एक्सटर्नल डिवीजन रहेगा तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव कर देंगे 4 जगह। और मिड पॉइंट ऑफ PQ, अगर इसी में कोई पूछे आपसे कि भैया मिड पॉइंट ऑफ PQ बता दो, तो ये लिखोगे आप x1 + x2/2 और y1 + y2/2। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर रेशियो हमें निकालना होता है तो हम लोग नॉर्मली λ/1 मानते हैं। आप सीसा ऑर्डिनेट को इक्वल करने के बाद, साइमल्टेनियसली इक्वल करने के बाद अगर कॉमन लैम्डा मिले तो कहते हैं कि पॉइंट डिवाइड कर रहा है, अगर अलग अलग लैम्डा मिलते हैं तो कहते हैं कि पॉइंट डिवाइड नहीं कर रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक पॉइंट की अगर PQ पे R लाई कर रहा है तो कोई ना कोई रेशियो में डिवाइड करेगा ही PQ को, वो चाहे रेशियो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। लैम्डा कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव अगर आता है तो डिवीजन भी इंटरनल, अगर नेगेटिव आता है तो डिवीजन एक्सटर्नल। अगर लैम्डा की 1 वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब मिड पॉइंट फार्मूला है। क्लियर? मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा, अलग अलग लिखवाने की ज़रूरत तो है नहीं। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। अगला होता है बच्चों स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और कोई लाइन इस तरह से हमने बनाया है, और ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बना रही है, तो ये जो थीटा का रेंज होता है वो 0 से 180 होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? और इसकी जो स्लोप है, tan थीटा को हम लोग स्लोप कहते हैं, जहाँ पे थीटा बिलोंग्स टू 0 to 180 डिग्री, ये 0 डिग्री to 180 डिग्री है ना। रेडियन में लिखते तो अच्छा रहता है, इसको रेडियन में लिखा जाए सबसे बढ़िया। 0 to पाई एंड थीटा नॉट इक्वल टू π/2। ये π/2 क्यों नहीं है? ध्यान रखना है यहाँ पे, इसको ऐसे डब्बे में बंद कर देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो हमने ये कहा कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है थीटा, इस थीटा को कहते हैं इंक्लाइनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं? इंक्लाइनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और इसकी tan वैल्यू इसको बोलते हैं स्लोप, 0 से 2 पाई। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 होगा। अगर लाइन वर्टिकल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो थीटा की वैल्यू π/2 मतलब tan थीटा नॉट डिफाइन होगा, इसीलिए उसको हटा दिए हैं। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइन। अब अगला पॉइंट होता है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन joining 2 points, joining 2 points x1 y1 and x2 y2, x2 y2। तो ये भी हम लोगों को पता है बच्चों। ये क्या होता है कि इस तरह से आप p x1 y1 और यहाँ q बना दीजिए x2 y2। तो इसका स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा की वैल्यू, या जिसको m कहते हैं, ये आता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। क्लियर? ऑब्वियसली x1 नॉट इक्वल टू x2। वर्टिकल लाइन के स्लोप नॉट डिफाइन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो यहाँ नोट करके लिख सकते हैं, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, m की वैल्यू 0, पैरेलल टू y एक्सिस, m की वैल्यू m इज़ नॉट डिफाइन, जिसको कहते हैं कई स्टूडेंट की स्लोप डिनोमिनेटर 0 है। ऐसा कुछ नहीं कहते, स्लोप नॉट डिफाइन होता है। 1/0 इज़ नॉट डिफाइन, 1/0 इज़ नॉट इन्फिनिटी, 1/0 इज़ नॉट डिफाइन। अब आता है बच्चों की छठा पॉइंट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का मतलब होता है कि एक्स वाई जो लाइन पे लाई कर रहा है वो एक रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसी रिलेशन को निकालने को कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब द रिलेशन बिटवीन
between x and y which satisfy all the point on the line is called equation of straight line। तो इसमें दो स्पेशल केस होते हैं शुरू में। अगर पॉइंट है यहाँ पे a, b और आपको दो लाइन खींचनी है, एक लाइन है हॉरिजेंटल और एक लाइन है ये वर्टिकल, तो इस लाइन पे लाई करने वाले हर पॉइंट का y b है और इस लाइन पे हर पॉइंट का लाइन का वैल्यू हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है वो a है। तो x इक्वल टू a इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू a, b एंड पैरेलल टू y एक्सिस, एंड y इक्वल टू b इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू a, b एंड पैरेलल टू x एक्सिस। कहाँ के पैरेलल? x एक्सिस के पैरेलल। तो अभी तक हमने स्लोप के बारे में बताया, इंक्लाइनेशन बताया, स्लोप ज्वाइनिंग टू पॉइंट, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के और भी फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, वो एक एक करके आप नोट कर लीजिए। पहले इसको नोट कर लीजिएगा बोर्ड पे जो लिखा है। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, अगर एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिस पे एक पॉइंट दिया है a, x1, y1 और इसका स्लोप अगर m है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल पॉइंट लिख लेते हैं x, y और स्लोप को कंपेयर कर लेते हैं y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, या इसी को ऐसे लिखते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1, y1 एंड हैविंग स्लोप m। ये चीज़ ध्यान रखना। क्या मैंने कहा कि अगर लाइन की इक्वेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट ढूंढेंगे और लाइन का स्लोप ढूंढेंगे। वेक्टर 3D में क्या करते थे? वेक्टर 3D में हम लोग करते हैं लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर पता हो और वेक्टर लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है उसको सर्च करते हैं। प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं जी? तो कहो कि प्लेन पे लाई करने वाला एक पॉइंट और प्लेन का नॉर्मल। उसी तरह से लाइन की, स्ट्रेट लाइन की 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में इक्वेशन कैसे निकालते हैं? तो कहो कि लाइन का स्लोप और लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट। तो इसका नाम है 1 पॉइंट फॉर्म। नाम अब नंबरिंग करते जाना खुद से। अब कौन गिनेगा कौन क्या है। अब आता है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट्स फॉर्म। तो ये अगर 2 पॉइंट हो, जैसे मान लीजिए A है x1, y1 और B है x2, y2, तो लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1। ये है लाइन की इक्वेशन। अब आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इस पे क्वेश्चन भी करेंगे अभी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब, इंटरसेप्ट क्या होता है? तो लाइन एक्स एक्सिस को अगर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस को एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं, और वाई पॉइंट पे जैसे मान लीजिए यहाँ बी पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ये सी है तो वाई इंटरसेप्ट सी दिखाएंगे। और इस लाइन का अगर स्लोप एम है तो आप क्या करिए, इसका कोऑर्डिनेट 0, c हो जाएगा और y माइनस y1 इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस x1 से आप आंसर लिखोगे तो ये आ जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m स्लोप होता है और y का कोफिशिएंट +1 होता है। अगला होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब x इंटरसेप्ट दिया रहेगा, y इंटरसेप्ट दिया रहेगा। तो ये इस तरह से है बच्चों, ये भी हम लोगों को पता है, a है ये b है। मैं कह रहा था अगर ये a है ये b है तो ये a, 0 ये 0, b, और लाइन की इक्वेशन निकालेंगे स्लोप के थ्रू तो ये आती है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। इसमें बस ये ध्यान रखिएगा कि जब a पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, अगर ये नेगेटिव है मतलब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। सिमिलरली फॉर y मतलब b के लिए। और यहाँ पे ध्यान रखना स्लोप इंटरसेप्ट में ये डिफ़ॉल्ट केस है कि ये y इंटरसेप्ट रहता है नॉर्मली। x इंटरसेप्ट दिया जाए तो उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे, लेकिन स्लोप इंटरसेप्ट जब भी कहा जाए तो आप y इंटरसेप्ट ही समझिए, नॉर्मली कहा जाता है ना। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो जब पॉइंट स्लोप दिया हो, 2 पॉइंट दिया हो, y इंटरसेप्ट और स्लोप दिया हो, दोनों इंटरसेप्ट दिए हों। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ नॉर्मल फॉर्म। देखो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? नॉर्मल फॉर्म बेसिकली ये इस तरह से दिया रहता है कि अगर कोई लाइन के एक नॉन वर्टिकल लाइन है जिसपे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो p है और ये परपेंडिकुलर अल्फ़ा एंगल बना रहा है,
इसको ध्यान रखिएगा। तो अल्फ़ा का जो रेंज होता है वो 0 से हम लोग 2 पाई लिखते हैं पहली चीज़, और p यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो आप कह सकते हो कि सर p है, ये अल्फ़ा है, तो ये p बाई कॉस अल्फ़ा हो जाएगा x इंटरसेप्ट, और ये 90 है तो ये पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा, तो दिस इज अल्फ़ा, तो ये p अपॉन साइन अल्फ़ा हो जाएगा। तो x अपॉन x इंटरसेप्ट p बाई कॉस अल्फ़ा प्लस y बाई वाई इंटरसेप्ट p बाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1। इस तरह से भी सोच सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिखते हैं x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इक्वल टू p, जहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है बच्चों कि p पॉजिटिव है ना। अगर p नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव बना के कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा लिखेंगे। और यहाँ पे अल्फ़ा का थोड़ा रेंज ध्यान रखिएगा, वो 0 से 2 पाई होता है। मतलब कि अगर इस तरह से की कोई लाइन है और ये परपेंडिकुलर बनाएंगे तो अल्फ़ा अपना यहाँ से स्टार्ट होगा और ये मेजर कर रहे होंगे। क्लियर, ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसी को कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। क्लियर। अब इसके बाद होता है एक पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म से पहले एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो ये हम मिटा दें। नॉर्मल फॉर्म मतलब समझ गया, लेट अस कंसीडर ए नॉन वर्टिकल लाइन इन विच डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू p and the length of perpendicular makes an angle alpha with positive direction of x axis in anti clockwise sense, तभी हम 0 से 2 पाई जा पाएंगे, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आपका। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाला और सॉल्व कर लिया। कई स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं कि सर ये p cos अल्फ़ा और p साइन अल्फ़ा हो जाएगा, और लाइन के स्लोप के लिए इसको मेजर कर लीजिए विच इज़ पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा एक्सटीरियर एंगल। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स, m मतलब इसका tan पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा टाइम्स x माइनस x1। तो ये भी अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये अपने आप इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बस आपको क्या करना होगा, जो tan है उसको साइन बाई कॉस लिखते हुए मूव करना होगा, तो ये अपने आप आ जाता है ना। स्लोप के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि स्लोप जो होता है वो इंक्लाइनेशन का ही tan वैल्यू होता है, और इंक्लाइनेशन था पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। कई स्टूडेंट केवल एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं और वहाँ पे गच्चा खा जाते हैं, तो वो काम नहीं करना है। आपको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कंसीडर करना है। जो मैं बोल रहा हूँ वो भेजे में घुस रहा है, अगर घुस रहा है तो अच्छी बात है, नहीं घुस रहा है तो एक बार और वीडियो सुनिए। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। नॉर्मल क्या पढ़े, 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, और उसके बाद है डिस्टेंस फॉर्म, या इसको कहते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्म को पैरामीट्रिक फॉर्म, जो कि आगे करेंगे। पहले इस पर कुछ एक दो वार्म अप के लिए क्वेश्चन करते हैं। तो लिखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3,4 एंड सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस r इज इक्वल टू 14। ये हमें सॉल्व करना है। तो इंटरसेप्ट्स की बात कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे। वैसे एक बात ध्यान रखना बच्चे, जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, जनरल फॉर्म होता है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हम लोग नॉर्मली आंसर इसी फॉर्म में लिखते हैं, है ना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सबको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जनरल फॉर्म को आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये कह रहा है कि लेट लाइन को लिख दिया जाए x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। आपको a प्लस बी की वैल्यू 14 दिया है और ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। तो इट पासिंग थ्रू, इट पासेज ऐसे लिख देना 3 4। तो 3 बाई ए प्लस 4 बाई 14 माइनस ए इक्वल टू 1। अब a सॉल्व करेंगे, a से b आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो 3 टाइम्स 14 माइनस ए प्लस 4a इक्वल टू 14a माइनस ए स्क्वायर, एलसीएम ले रहा हूँ साथ में। तो ये 42 माइनस 3a प्लस 4a इक्वल टू 14a माइनस ए स्क्वायर। लेफ्ट साइड ले चलते हैं। तो ए स्क्वायर और ये माइनस 13a, चेक करना सही है ना, प्लस 42 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई 6 एंड 7। तो व्हेन a की वैल्यू अगर 7 लेते हैं तो लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी x बाई 7 प्लस y बाई 7 इक्वल टू 1।
और a की वैल्यू अगर 6 लेते हैं तो लाइन की इक्वेशन बन जाएगी x/6 प्लस y/8, क्योंकि सम 14 है ना, इक्वल टू 1। तो ये दो इक्वेशन है, इसको जनरल फॉर्म में x प्लस वाई इक्वल टू 7 लिख सकते हैं। ये वैसे जनरल फॉर्म ही है, और इसमें आप 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 24। तो ये दो आंसर आएंगे। इसमें पॉइंट ये है बच्चों ना, जैसे कहोगे कि सर थ्योरी तो आपने समझा दिया, क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, तो आप क्या करो ना कि हम जो थ्योरी बता रहे हैं क्वेश्चन को उससे रिलेट करो। सबसे पहले आप ये सोचो कि ये जो क्वेश्चन दिया है ये कौन से कॉन्सेप्ट का है। अगर आप इतना सोच लेते हैं तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन कर लेंगे, प्रोवाइडेड आप हमारे वीडियो को अच्छे से देखे हों। क्या ये मुझे सपना आया था क्या कि ये इंटरसेप्ट फॉर्म लेंगे? नहीं। कहोगे कि सर सम ऑफ इंटरसेप्ट लिया है, तो यार इंटरसेप्ट फॉर्म ही हद करते हो आप। इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं लोगे तो नॉर्मल फॉर्म से बात करोगे क्या? नहीं, ऐसा ही सोचा आपने। इंटरसेप्ट कह रहा है तो इंटरसेप्ट सोचेंगे, नॉर्मल कहेगा तो नॉर्मल सोचेंगे, जो कहेगा वही सोचेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं सोचेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। आगे बढ़ जाऊँ, परमिशन ग्रांटेड, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑन विच परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड विच फॉर्म एरिया ऑफ 50 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 यूनिट्स विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन मैक्स 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड विच फॉर्म एरिया। तो अगर इसको हम P मान लें, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये A है और ये B है, तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म से रिलेट कर सकते हैं। P बाई कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 होता है √3/2, तो ये 2P बाई √3 होगा और ये हो जाएगा 2P। तो एरिया की वैल्यू आ जाएगी 1/2 2P इंटू 2P बाई √3, और ये वैल्यू कितनी दिया है 50 बाई √3। P पॉजिटिव है तो ये 2 कैंसिल करिए, √3 कैंसिल करिए, तो P की वैल्यू कितनी आ जाती है? P की वैल्यू कहोगे कि सर आ जाती है 5। एक बार चेक कर लो, बिल्कुल P पॉजिटिव है। तो इक्वेशन लिख देंगे x कॉस, तो x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इक्वल टू P इज़ द आंसर। ये है आंसर। एक लाइन का क्वेश्चन है। अब इसको लिपापोती करेंगे तब तो बहुत हो जाएगा। आपको क्या करिए, बस इसको P मानिए, इन्फॉर्मेशन लिखिए, एरिया को रिलेट कर लीजिए, P की वैल्यू आएगी, ये अल्फ़ा ऑलरेडी पता है। मान लीजिए सब भूल भाल गए एग्जाम हॉल में, तो P की वैल्यू निकाल के पॉइंट निकाल लेना, स्लोप निकालते हुए लाइन की इक्वेशन निकाल लेना, या इंटरसेप्ट निकालते हुए x बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस y बाई वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। ऐसे भी सोच सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सॉल्यूशन लिखने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, है ना, बस इसको ध्यान रखिएगा। आप क्या करिए ना, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसी इन्फॉर्मेशन के टर्म्स में जो हमें चाहिए उसको रिपोर्ट कर लीजिए, आपका सॉल्यूशन बहुत आसानी से हो जाएगा। अब इसी में लिपापोती करनी है या और लेंदी करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x√3 प्लस y माइनस 10 इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जनरल फॉर्म टाइप का। ये भी वैसे जनरल फॉर्म ही है, कोफिशिएंट आपके सिंपल नहीं दिख रहे हैं और कोई बात नहीं है। तो अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट। हो गया ना ये? अगला लिखिए एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखो बच्चों, अगर मान लीजिए हमारे पास ये दो लाइंस हैं, y इक्वल टू m1x प्लस c1, और इसको थोड़ा सा और इंक्लाइन कर देते हैं, और इस तरह से एक लाइन है y इक्वल टू m2x प्लस c2। तो ये अगर अल्फ़ा है, ये बीटा है, कोई भी अल्फ़ा बीटा मान सकते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, और ये अगर थीटा है तो बीटा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस थीटा। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, आप लिख सकते हो बीटा माइनस अल्फ़ा, तो टैन थीटा आ जाएगा आपका टैन ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा, और टैन बीटा की वैल्यू क्या है m2, और टैन अल्फ़ा कितना है m1। तो एंगल बिटवीन द टू लाइंस आता है
ये इस तरह से लिख सकते हैं m2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2, या इसको ऐसे लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू वट मॉडुलस एक्यूट एंगल के लिए मॉड लगा देते हैं अपॉन 1 प्लस M1 M2। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हमें एक एंगल अल्फ़ा पता चल गया तो दूसरा पाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर लाइन दोनों पैरेलल हैं तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो M1 इक्वल टू M2 आएगा। अगर लाइन आपकी परपेंडिकुलर्स हैं आपस में तो डिनोमिनेटर 0 होने की वजह से M1 M2 का प्रोडक्ट आपका -1 आएगा। मतलब एक का स्लोप दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, मतलब नेगेटिव करना है रेसिप्रोकल भी करना है। और याद रखना है इसमें कोई भी वर्टिकल लाइन नहीं है, क्योंकि वर्टिकल लाइन का स्लोप आपका नॉट डिफाइन होता है, और जब भी वर्टिकल लाइन आए डायरेक्टली डील करेंगे। अगला होता है इसमें एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन लाइंस when one line is vertical is parallel to y axis। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए इस तरह से है, ऐसे एक लाइन पहले से ही वर्टिकल हो गई है, तो y इक्वल टू m1x प्लस c1, तो ये आप थीटा लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा π/2 माइनस थीटा, तो tan ऑफ π/2 माइनस थीटा लिखोगे तो ये आ जाएगा m1। तो यहाँ से आप tan थीटा की वैल्यू लिखोगे तो tan थीटा हो जाएगा जो नॉन वर्टिकल लाइन है उसके स्लोप का उसके स्लोप का रेसिप्रोकल। आप चेक कर सकते हैं tan ऑफ π/2 माइनस थीटा tan थीटा होता है। तो एंगल बिटवीन द लाइंस tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। हम लोग को बहुत बचपन से याद रहता है, लाइन अगर पैरेलल हैं तो स्लोप की वैल्यू सेम, लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 है ना। एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है जो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखो अगला होता है ए लाइन इज इक्वली इंक्लाइन टू 2 गिवन लाइंस। इसका डेरिवेशन भी हम करा देंगे आपको। जैसे मान लीजिए इस तरह के 2 लाइनें दी हुई हैं पहले से, क्लियर, ये आपका L1 है, ये L2 है, कोई भी L1 L2 लिख सकते हो, और ये एक लाइन है जो इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब बाइसेक्टर टाइप की है या बाइसेक्टर के पैरेलल है। तो सपोज हमने इसको लिख दिया y इक्वल टू m1x प्लस c1, और ये है y इक्वल टू m2x प्लस c2। इसको हम लोग बीटा मान लेते हैं, इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, और इसको हम लोग इसका स्लोप निकालना है तो इसको गामा मान लिया जाए। तो 2 ज्योमेट्रिकल रिलेशन हम लोग बच्चों लिख सकते हैं। ये पाई माइनस थीटा है, समझना। पहले तो लिखेंगे अल्फ़ा की वैल्यू, ये भी थीटा हो जाएगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक्सटीरियर एंगल जो कहते हैं, इस तरह से लिख सकते हो। और दूसरा इस ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें तो बीटा की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा प्लस गामा। आप क्या करिए, थीटा को उड़ा दीजिए दोनों तरह से, तो थीटा इक्वल टू अल्फ़ा माइनस गामा, और यहाँ से वो थीटा हो जाएगा पाई प्लस गामा माइनस बीटा। टैन लगा दो, टैन थीटा इक्वल टू टैन ऑफ अल्फ़ा माइनस गामा, और इधर टैन ऑफ गामा माइनस पाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला ओपन कर दीजिए तो टैन अल्फ़ा माइनस टैन गामा अपॉन 1 प्लस टैन अल्फ़ा इंटू टैन गामा इक्वल टू टैन गामा माइनस टैन बीटा अपॉन 1 प्लस टैन बीटा इंटू टैन गामा। अब देखो गामा की वैल्यू अल्फ़ा हम लोग m1 मान रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। हाँ, m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m इंटू m1 इक्वल टू m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m इंटू m2। तो इस तरह से याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो हम ऐसे सलाह देते हैं कि ये m2 है, ये m1 है, तो आप क्या करिए m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1 लिखिए, कोई भी पहले बाद में, इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m इंटू m2। आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इन m है जिसका स्लोप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1 है। तो ये जो 2 एंगल है ना, तो आप कह सकते हो कि एक ये जो बाइसेक्टर है ये लाइन उसके पैरेलल है, और एक इस तरह से भी बना सकते हैं उसके परपेंडिकुलर लाइंस। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है,
ये हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, तो स्पेशली रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम्स में यूज़ करते हैं, जहाँ पे चीज़ें रिफ्लेक्टेड रे से रिलेटेड आएँ। तो ये कब यूज़ करेंगे, जब बाइसेक्टर की डायरेक्शन में यूज हो, रिफ्लेक्शन के लिए रीयूज हो। और क्या किया गया है, तो बस एक बार डायग्राम शुरू से देखिएगा। सबसे पहले ये दोनों लाइन दी थी, हमें एक लाइन चाहिए जो इक्वली इंक्लाइंड हो। आगे चल के पढ़ेंगे उसको, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर से भी डील कर सकते हैं। तो हमने ज्योमेट्रिकली रिलेशन लिखा, जैसे इसके जनरल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दिया, इसके स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दिया। इसका अभी स्लोप हमें पता है, m अननोन है, निकालना है। तो m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1 इक्वल टू विथ नेगेटिव टाइम्स m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m इंटू m2। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी और इस तरह से अपना काम बन जाएगा। अब इस पे बेस्ड पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू 1,2 इज रिफ्लेक्टेड एट द पॉइंट B ऑन द x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 5,3। इक्वेशन ऑफ AB इज गिवन बाई। ऐसे x एक्सिस बनाया, ये रिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये हमने इस तरह से कर दिया। ध्यान से देखिएगा, इंसिडेंट हो रही है लाइट 1,2 से और जा रही है आपका, मान लीजिए ये B है और ये C है और इसकी वैल्यू है 5,3। ये x एक्सिस है। तो x एक्सिस पे लाई करने वाला पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो इसको हम लोग a कॉमा लैम्डा 0 मान सकते हैं। अब हमें पता है कि a की वैल्यू मिल जाए तो इसका आंसर निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ AB। एक मिनट, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू A इज रिफ्लेक्टेड एट अ पॉइंट B ऑन द x एक्सिस and then passing through the point, equation of AB is given by। ओके, तो AB मतलब AB या BC की इक्वेशन मतलब A पॉइंट चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसका स्लोप हमें पता है और आप ध्यान से देखिए ये दोनों सेम ही होते हैं, अल्फ़ा और ये भी अल्फ़ा। वैसे हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े हैं, ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा है। तो जब ये दोनों सेम हैं तो ये भी तो इक्वल हो जाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि आप कहोगे कि सर ये वर्टिकल है तो 90 माइनस करोगे थीटा, 90 माइनस थीटा, तो दोनों सेम ही हो गए ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं स्लोप ऑफ BC की बात करूं तो स्लोप ऑफ BC क्या है, 3/5 माइनस ए। स्लोप ऑफ AB कितना है, तो 2/1 माइनस ए। अब ये x एक्सिस दोनों पे इक्वली इंक्लाइंड है, तो अभी क्या मैंने सिखाया था ना, आप कह सकते हो कि x एक्सिस का स्लोप 0, तो 0 माइनस स्लोप ऑफ BC इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स 0 माइनस स्लोप ऑफ AB। ये वैसे भी दिख रहा है कि ये दोनों अल्फ़ा है, तो इसको tan अल्फ़ा लिखेंगे और इसको tan ऑफ π/2 माइनस अल्फ़ा लिखेंगे। तो tan m ऑफ AB इक्वल टू माइनस टाइम्स m ऑफ BC। तो यहाँ से हमें डायरेक्टली भी लिख सकते थे, किसी को भी पहले बाद में लिख दो। तो ये 2/1 माइनस ए इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स 3/5 माइनस ए। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2a इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3a। तो ये आ गया a की वैल्यू 13/5। तो ये 13/5 आ गया, कॉमा 0। अब स्लोप AB का निकाल लेते हैं। तो ये 2/1 माइनस 13/5, तो ये कितना हो जाएगा, 2/-8/5। तो ये -5/4। तो इक्वेशन होगा आपका, इक्वेशन ऑफ AB इज़ y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो इसी को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 4y माइनस 8 इक्वल टू माइनस 5x प्लस 5, या इसको 5x प्लस 4y इक्वल टू 13 लिख सकते हैं। ये कैलकुलेशन है बच्चों। अब इसको आप सोचोगे कि कैसे किया गया, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 5x प्लस 4y इक्वल टू 13, बिल्कुल। लेकिन इसमें अलर्ट रहिएगा कि ए भी पूछा गया है, कई स्टूडेंट इसको निकाल आएंगे और आंसर में टिका आंसर कराएंगे। तो इसमें क्या किया है हमने, सबसे पहले x एक्सिस पे दिया है पॉइंट, तो इसको a,0 डिनोट किया है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। फिर इसका स्लोप लिखा, इसका स्लोप लिखा। इन दोनों का सम इसलिए 0 है क्योंकि एक थीटा है, एक पाई माइनस थीटा है ना। या इक्वली इंक्लाइंड से भी निकाल सकते हैं। यहाँ इक्वली इंक्लाइंड का उतना फ़ायदा नहीं मिला, लेकिन आगे एडवांटेज मिल सकता है।
तो अभी तक हम लोगों ने एंगल बिटवीन द लाइंस पढ़ा है। समझ में आया समझ में? ओके, तो अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम या नेक्स्ट पॉइंट। अगला देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो इसमें ध्यान से देखो, इसमें क्या होता है कि अगर कोई लाइन है उस पर एक पॉइंट लाई कर रहा है ए, जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और लाइन अगर थीटा एंगल इंक्लाइंड है, तो हम लोग लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 लिख सकते हैं। तो इसको एडजस्ट करेंगे साइन बाई कॉस में, तो x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा आएगा। हमने x के टर्म पहले लिख दिए हैं इक्वल टू r। तो यहाँ से आ जाता है x इक्वल टू x1 प्लस r कॉस थीटा और y इक्वल टू y1 प्लस r साइन थीटा, वेयर r इज ए पैरामीटर। जैसे हम लोग वेक्टर 3D में पढ़ते हैं ना, एग्जैक्टली उसी तरह से। और r कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जैसे जैसे r चेंज करेंगे, लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेंज होता जाएगा। और r क्या होता है, एक जनरल पॉइंट x, y है। जनरल मैग्नीट्यूड ऑफ r रिप्रेजेंट करता है उस पॉइंट की a से डिस्टेंस। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि r की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। एक तरफ अगर r पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली r नेगेटिव होगा। आगे जब हम लोग सर्किल पढ़ेंगे तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल भी ऐसा ही होता है, लेकिन बस उसमें थीटा पैरामीटर हो जाता है। पैरामीटर का जो मतलब होता है कि पैरामीटर को आप एलिमिनेट कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो r को आप एलिमिनेट करिए, जहाँ से स्टार्ट किए थे जर्नी वहीं पहुँच जाएंगे। वैसे इस फॉर्म का एडवांटेज क्या है आप पूछ सकते हो। तो इस फॉर्म का एडवांटेज ये है कि जब लाइन पे हमें डिस्टेंस चलना होता है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ़्ट राइट, तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं और उससे चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो पहले ये ध्यान रखिएगा कि r पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। अगर जीरो है तो हम लोग a पॉइंट पे ही हैं। और मैग्नीट्यूड ऑफ r रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स AP, मतलब डिस्टेंस ऑफ जनरल पॉइंट एंड द पॉइंट A। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, आप PA लिख सकते हो। और दूसरा कि अगर हम मान लीजिए R पे ऐसे एक सर्किल खींचें तो एक इधर आएगा एक इधर आएगा डायमीटर फॉर्म पे। सर्किल वैसे परफेक्ट नहीं दिख रहा होगा आपको, तो इसको ज्योमेट्रिकली भी रिलेट कर सकते थे। ज्योमेट्रिकली इस तरह से रिलेट करते हैं कि जैसे हमने ये भी बताया आपको, ये A है x1, y1, आप R चलना है तो P यहाँ बना दीजिए x, y, ये R है, ये थीटा है, तो x r cos थीटा और दिस इज़ r sin थीटा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 प्लस r cos थीटा, ये x1 है ना। तो ऐसे ज्योमेट्रिकली भी लिख सकते हैं, दिस इज x इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा, y इक्वल टू y1 प्लस r sin थीटा, वेयर r इज ए पैरामीटर। तो इसमें ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी हमें लाइन पे चलना होगा ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो हम लोग क्या करेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म मतलब डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे। आप इसको डिस्टेंस फॉर्म में किसी किसी बुक में दिखाया जा सकता है, डिस्टेंस फॉर्म। डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस चलना हो तो ये फॉर्म अप्लीकेबल है। तो लिखिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन। ओके, स्टार्ट कहाँ से किया था, एक बार वीडियो को सुन लीजिएगा, पूरा आपको समझ में आएगा। सबसे पहले थीटा दिया था, पॉइंट दिया था, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखा, tan थीटा को साइन कॉस में चेंज किया, सिमेट्रिक फॉर्म में लिखा जैसे वेक्टर 3D में लिखते हैं, उसको r मान लिया, x की वैल्यू x1 प्लस r cos थीटा आ गई, y की वैल्यू y1 प्लस r sin थीटा आ गई। मैग्नीट्यूड ऑफ r को हम कह रहे हैं PA, मतलब जनरल पॉइंट और गिवन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, ए स्ट्रेट लाइन कट्स द पैराबोला एट A एंड B, देन PA इंटू PB निकालना है। P कहीं भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं भी दिखा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो P अपना √3, 0 है। आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिया है, तो ये लाइन है आपका y इक्वल टू x √3 माइनस 3। तो आप कह सकते हो कि जो tan थीटा है वो आपका √3 है, तो थीटा आपका π/6 है, सॉरी π/3। तो आप क्या करिए, इस पर एक जनरल पॉइंट लिख सकते हैं, √3 प्लस r cos थीटा। cos कितना आ जाएगा इसका, तो 1/2 और r√3/2। ये जनरल पॉइंट है, इसको कुछ P' करके एज्यूम कर लेते हैं। अब देखो कर्व पे लाई कराएंगे तो ये A है और ये B है, तो R में क्वाड्रेटिक आएगा,
इसको हम मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2। तो क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक बना के और R1 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे, इस लाइन और पैराबोला को सॉल्व करके ए और बी निकालेंगे, फिर पी बी डिस्टेंस फार्मूला से निकाल कर मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, इस पैराबोला की इक्वेशन में रख देंगे विच इज़ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो फॉर ए एंड बी ये बहुत कॉमन रिजल्ट है, r√3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो x मतलब √3 प्लस r/2 प्लस 2। हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, तो ये 3r² 4 माइनस r/2 माइनस 2 प्लस √3 इक्वल टू 0। अब बस पी ए इंटू पी बी, अगर नेगेटिव है तो R1 R2 मैग्नीट्यूड ले लेना, तो ये कितना आ जाएगा 4 टाइम्स 2 प्लस √3/3। देखो यही है ना आंसर, बिल्कुल। और ये नेगेटिव आ रहा है तो मॉड लगा दिया। आप देखो कितना आसानी से ये हो गया। कैसे हो गया भाई, तो कहोगे कि लाइन को आपने लिखा y इक्वल टू mx प्लस c से tan थीटा मिल गया। ये कौन सा tan थीटा है, तो इस तरह से x एक्सिस अगर होगा तो इस थीटा की बात कर रहे हैं। हमें एक्चुअल डायग्राम से यहाँ कोई मतलब नहीं है। पी पॉइंट को जहाँ मन करे, जहाँ दुनिया में मन करे लोकेट कर दो, उस पर जनरल पॉइंट ले सकते हैं ना। r डिस्टेंस में हमने क्या लिखा था, x1 प्लस आर कॉस थीटा और y1 प्लस आर साइन थीटा। x1 आपका √3 है और y1 बेटा 0 है। लेकिन कहोगे कि r चेंज करोगे पॉइंट चेंज होगा। लेकिन वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द करस्पॉन्डिंग r करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी। तो ये जो लाइन के साथ साथ कर्व पे भी लाई करा दिया, तो उससे R1 R2 में क्वाड्रेटिक, R में क्वाड्रेटिक बन गई, जिसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी ए इंटू पी बी। आंसर लिख दिया हमने। समझ में आया, समझ में आ गया। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट टू ए लाइन। ये एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म में दिया है। कोफिशेंट मिसिंग हो तो उसको 0 बना लेंगे। ये p है x1 y1, ये m है और ये उसका इमेज है q। इमेज के लिए परपेंडिकुलर होना और लेंथ इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग अगर इसके कोऑर्डिनेट को मान लीजिए कुछ भी लिख देते हैं, h और g लिख देते हैं, h और k लिख देता हूँ, और इसके कोऑर्डिनेट को अगर अल्फ़ा बीटा लिख देते हैं। तो देखो, अगर एग्ज़ाम में सब कुछ भूल भाल गए तो हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। पॉइंट पता ही है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप भी पता होगा, तो इसका स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल से क्या होगा, इसकी इक्वेशन आ जाएगी। दोनों लाइनों को सॉल्व करके m आएगा, pm आएगा, इमेज आएगी। बेसिक बता दिया मैंने। लाइन pm की इक्वेशन निकालना, m को इंटरसेक्शन पॉइंट की तरह सॉल्व करना, pm निकालना, मिड पॉइंट फार्मूला से q निकालना, ख़त्म। लेकिन हम लोग इसमें कुछ रिजल्ट्स जानते हैं। pm निकालना होता है तो इस भाई साहब को इसमें पुट कर देते हैं, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। ये हमने प्लेन के केस में भी बताया था। अगर हमें m चाहिए तो लिखते हैं h माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू k माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू माइनस टाइम्स, इसको इसमें पुट तो करते ही हैं, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a² प्लस b²। बस यहाँ ध्यान रखना कोई रूट नहीं है। और तीसरा, अगर q चाहिए तो अल्फ़ा माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू बीटा माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a² प्लस b² चाहिए। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है pm का। pm के बाद आ जाता है, सबसे पहले pm आया, फिर m का कोऑर्डिनेट आया, फिर मिड पॉइंट फार्मूला से q आ गया। तो ये आप चाहें तो याद रख सकते हैं, चाहे तो भूल सकते हैं। मैं कन्विंस करूंगा कि आप याद रखें, सजेस्ट करूंगा कि आप याद रखिए, है ना। ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। अब इसी में एक होता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, इसी को अभी भी लिख लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। जैसे पैरेलल प्लेन्स पढ़े थे ना, उसी तरह से पैरेलल लाइंस हैं। तो पैरेलल लाइन के स्लोप सेम होते हैं, तो ax प्लस बी वाई प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये है ax प्लस बी वाई
प्लस C2 इक्वल टू 0, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू होती है C1 माइनस C2 का मॉड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A² प्लस B²। यह है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। और प्लेन के केस में मैंने बताया था कि AX और BY का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, अभी तक हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस पढ़ लिया। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, अगला होता है कंकरेंट लाइंस। इनफाइनाइटली मेनी लाइंस पासिंग थ्रू ए सेम पॉइंट इज नोन एज कंकरेंट लाइंस। तो अपने सिलेबस में 3 लाइन के लिए है, आप 2 लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। तीसरी लाइन अगर वहाँ से पास हो रही है तो तीनों लाइनें कंकरेंट है, अदरवाइज नहीं है। अगर मान लीजिए L1 की इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, L2 की इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, और L3 की इक्वेशन है A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल टू 0। तो अगला है L1, L2, L3 आर concurrent. This implies A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल टू 0 हो जाएगी। और इसका कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। मतलब अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो क्या ये कन्फर्म कंकरेंट होंगे? नहीं। देखो कंकरेंट में ये हमने पहला केस बनाया था, 2 लाइनें आइडेंटिकल भी हो सकती हैं और तीसरी इस तरह से हो सकती है, तीनों लाइनें आइडेंटिकल हो सकती हैं। लेकिन ये केस जो है ना, ये आपका कंकरेंट नहीं है। लेकिन इस केस के लिए भी डिटर्मिनेंट 0 आता है क्योंकि लाइनों का स्लोप क्या है? सेम है। और जब डिटर्मिनेंट में कोई भी 2 कॉलम प्रोपोर्शनल होते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। तो इसीलिए हम लिखे हैं कि कंकरेंट होगा तो डिटर्मिनेंट तो कन्फर्म 0 होगा, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो कंकरेंट होने की कोई संभावना 100% नहीं है, नहीं भी हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से है। मान लीजिए भूल भाल गए एग्जाम हॉल में, तो आप क्या करिएगा, 2 लाइनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिएगा और उसको सीधी लाइन पे लाई करा दीजिएगा। बस एवरीथिंग इज ओके, डन 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 डन, है ना। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है कि इफ़ द लाइंस आर कंकरेंट देन ABC आर इन। तो डिटर्मिनेंट को क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। बस यहीं पढ़ें, AM 1, B M प्लस 1 टाइम्स B 1, C M प्लस 2 टाइम्स C 1 इक्वल टू 0। आप ओपन भी कर सकते हैं या 1 से 1 को आप ओपन ही कर दीजिए, सबसे बढ़िया। तो ये हम लोग लिखेंगे A टाइम्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का। तो ये क्या लिखेंगे? BM। इसको और किस तरीके से डील कर सकते हैं? तो देखो थोड़ा सा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो हम लोग C2 की जगह पे C2 माइनस A टाइम्स M टाइम्स C1 लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ABC, AM BM CM कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे केवल B बचेगा और यहाँ पे 2C, ये 1 1 1 इक्वल टू 0। अब ओपन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो A टाइम्स ये लिखेंगे B माइनस 2C प्लस 1 टाइम्स 2BC माइनस BC इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका AB माइनस 2AC माइनस BC इक्वल टू 0, ये प्लस BC। तो B इक्वल टू आ गया 2AC अपॉन A प्लस C। M तो गायब ही हो गया। तो ये HP आ रहा है फॉर ऑल M, लास्ट ऑप्शन। लेकिन यहाँ जो ये प्रॉपर्टी लगाए हैं ना, ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है, जिसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन C1 अप्लाइज C1 प्लस लैम्डा टाइम C2। तो कंकरेंट लाइन्स है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 करिए, चाहे तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट लगाइए ना लगाइए, उससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने लगा दिया, उससे थोड़ा सा आसान हो गया। और ये ABC किस में आ रहा है? HP में आ रहा है, जिससे हम लोग लास्ट ऑप्शन कंफर्म कर रहे हैं। तो यही है आपका बेटा कंकरेंट लाइंस। अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट। देखो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस।
फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस का मतलब होता है इनफाइनाइटली मैनी लाइंस शेयरिंग ए कॉमन प्रॉपर्टी इज नोन एज फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। जैसे हम लोगों ने फैमिली ऑफ प्लेन्स पढ़ा है, उसी तरह से फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस होता है। तो अगर P पॉइंट से पास होने वाली हर लाइन की इक्वेशन लिखी जाए, ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा L1 प्लस म्यू टाइम्स L2 इक्वल टू 0। दैट इज़ ये लिखने की कोशिश कर रहे हैं लैम्डा a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस म्यू टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये लीनियर रिलेशन है, तो लाइन कन्फर्म हुआ। P पॉइंट L1 L2 दोनों पे लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो लीनियर रिलेशन भी कंफर्म हो गया। पॉइंट्स P से पास होने हो गया, मतलब P से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हो गई। लेकिन इसमें ड्रॉबैक है कि लैम्डा और म्यू 2 हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल टू 0। बस इसमें लैम्डा बिलोंग्स टू R होगा और L2 लाइन छूट जाती है, वो ध्यान रखिएगा। तो आप चाहें तो इसके बारे में लिख सकते हैं लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स L2 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स ऑल लाइंस, रिप्रेजेंट्स ऑल लाइंस थ्रू P। और आप इस तरह से अगर लिख रहे हैं L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल टू 0, तो ये रिप्रेजेंट्स ऑल लाइंस एक्सेप्ट L2, रिप्रेजेंट्स ऑल लाइंस एक्सेप्ट L2 थ्रू P। बस ये ध्यान रखिएगा आप। तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाला ही प्रेफर करते हैं। उसका एडवांटेज ये होता है कि लैम्डा ही सिर्फ वेरिएबल है और लैम्डा आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। अगर लैम्डा किसी कारणवश नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बार एक्सचेंज कर देते हैं कॉम्बिनेशन को, या एक बार डायरेक्टली चेक कर लेते हैं कि कहीं L2 भी तो आंसर नहीं है, क्योंकि L2 भी उसी पॉइंट P से अपना पास हो रहा है। अगली चीज़ ये है बच्चों की, इसमें लैम्डा निकालने के अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। लैम्डा इज़ कैलकुलेटेड बाई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, where lambda is calculated by given information in the question। ये क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा given information in the question। क्लियर? बस इसको ध्यान रखिएगा कि ये गिवन इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में जो दिया जाएगा उसी के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये रहा फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप लिखिए लोकस। लोकस मीन्स बिंदुपथ। जैसे मैं पॉइंट हूँ और मैं स्ट्रेट लाइन पे जा रहा हूँ, तो मेरा लोकस क्या कहा जाएगा, स्ट्रेट लाइन। मैं अगर एक सर्किल पे चल रहा हूँ तो मेरा लोकस क्या कहा जाएगा, एक सर्किल। मैं एक पैराबोला पे घूमने लगा तो मेरा लोकस पैराबोला है। उसी तरह से इलिप्स है, हाइपरबोला है, एनी कर्व है। मतलब मैं जिस कर्व पे मूव कर रहा हूँ उस कर्व की इक्वेशन को लोकस कहते हैं। बिंदुपथ, मैं पॉइंट हूँ, मेरा पथ को लोकस कहा जाएगा। एक लाइन में ये अगर ध्यान रखोगे ना हिंदी वाला, तो कभी नहीं भूलोगे। करते क्या हैं आप, नॉर्मली हम लोग मूविंग पॉइंट को HK मानते हैं। स्टेप नंबर 1 मैंने सब लिखा हुआ है। लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट इज इक्वेशन ऑफ पाथ ऑन विच पॉइंट इज मूव अंडर गिवन कंडीशन। मेरे ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी तो मैं उसके अकॉर्डिंग मूव करूँगा ना। मेरे को खूटे से बांध दिया जाएगा तो मैं रेंगूंगा, चोर गोल 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 घूमूंगा सर्किल की तरह, तो उस समय मेरा लोकस सर्किल कहा जाएगा। स्टेप्स कैसे निकालेंगे, मूविंग पॉइंट को HK लिखेंगे, जो भी कंडीशन दिया है उसको इक्वेशंस के फॉर्म में लिखिए। अगर आपने अपने से रायता फैलाया है, मतलब वेरिएबल माना है, तो उसको एलिमिनेट करिए। रायता फैलाना मैंने, आई एम रियली सॉरी। और फिर वेरिएबल को एलिमिनेट करके HK में रिलेशन लाइए, H को X, K को Y कर दीजिए और उससे आपको लोकस मिल जाएगा। हैप्पी यार। कैसे निकालोगे बताओ, मैं तो भूल गया। कहोगे कि सर इक्वेशन ऑफ पाथ ऑन विच पॉइंट इज मूव अंडर गिवन कंडीशन इज द लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट। कैसे निकालोगे, तो मूविंग पॉइंट को HK मानेंगे, सभी इक्वेशंस को लिखेंगे, वेरिएबल्स को एलिमिनेट करेंगे और रिलेशन लाएंगे HK के बीच में, और H को X, K को Y रख देंगे, उससे हमें लोकस मिल जाएगा। कभी कन्फ्यूजन ना हो तो X Y डायरेक्टली लेकर चल सकते हो, लेकिन जब कन्फ्यूजन होता है तो H को X, K को Y, HK मान लेते हैं, उससे हमें वेरिएबल्स
ऑफ इक्वेशंस और HK में कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो अब इस पर कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो अब लिखिए अगला पॉइंट। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, A and B are any 2 points on positive x-axis and positive y-axis respectively, satisfying 2 times OA plus 3 times OB equal to 10, where O is the origin. If P is the middle point of AB, then locus of P is given by। तो सबसे पहले जो कह रहा है उसका डायग्राम बनाइए। ये A है, ये B है, ये P क्या है, मिड पॉइंट है AB का, जिसका लोकस निकालना होता है। हम लोगों ने सीखा है कि उसको HK मान लेते हैं। अब ये मिड पॉइंट है तो इसको 2h, 0 लिख सकते हैं और इसको 0, 2k लिख सकते हैं। अगर कोई और पॉइंट रहेगा तो A, 0, 0, B लगा के सेक्शन फार्मूला लगा देना। और ये O है, आपको गिवन क्या है बच्चों, तो 2 टाइम्स OA मतलब 2h प्लस 3 टाइम्स 2k इक्वल टू 10। 2 कैंसिल कर दो तो 2h प्लस 3k इक्वल टू 5। HK में रिलेशन मिल गया, हेंस लोकस ऑफ P इज़, क्या लिखोगे, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, विच इज़ द आंसर। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, हाँ सही है, आंसर दिया हुआ है। हमने ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं लेकिन ऑप्शन है। बस इसी तरह से सोचना है आपको। P को माना HK, A और B 2 पॉइंट पॉजिटिव x एक्सिस y एक्सिस पे हैं, सेटिस्फाई कर रहा है गिवन रिलेशन को। P उसका मिड पॉइंट है, लोकस निकालना है, तो P को माना HK, A और B P के टर्म्स में आ गए, OA 2h, OB 2k, यहाँ पुट कर दिया, HK में रिलेशन आ गया। यही तो हमें चाहिए था, और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर लो हो जाएगा। तो ये लोकस है। अगर नहीं समझ में आया तो आदमी बोकस बन जाता है। रियली लोकस इज़ रियली बोकस। तो इसको आप ध्यान रखिएगा बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं और लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन लिखते हैं। तो अगर ये 2 लाइन्स हैं, L1 A1x प्लस P1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और ये L2 है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो एंगल बाइसेक्टर्स का मतलब बच्चों होता है ये एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन की इक्वेशन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट मानते हैं HK, और ये जो दोनों डिस्टेंस होती हैं वो क्या हो जाती हैं, इक्वल, क्योंकि ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाता है, बिकॉज ये θ/2 और ये भी θ/2 होता है। तो ये कॉमन साइड 90 90 माने कॉमन साइड हो गई, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, और ये थीटा, दोनों एंगल सेम है। तो आपका ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होने के कारण ये दोनों लेंथ सेम हो जाती है। तो डिस्टेंस फार्मूला से लेंथ सेम करेंगे, पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और HK को XY करेंगे, मॉड को ब्रेक करेंगे, तो वहाँ से इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर आ जाता है। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ये आता है A1x प्लस P1y प्लस C1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। बस इतना ध्यान रखिएगा आप। अब इसमें क्या होता है, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होता है, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, स्टेप्स बन लेते हैं, C1 C2 को पॉजिटिव लिख लेते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि A1 A2 प्लस B1 B2 निकालते हैं, कैलकुलेट A1 A2 प्लस B1 B2, ये आप लिख लेना, ये कैलकुलेट आफ्टर C1 C2 पॉजिटिव। तब यहाँ पे क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 जिस साइन का है, जैसे ये पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव ऑब्ट्यूस हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर। पॉजिटिव का मतलब इस पॉजिटिव से सेंस है, आफ्टर C1 C2 पॉजिटिव, और नेगेटिव एक्यूट होगा। और अगर A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0 आता है तो नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूस होगा और पॉजिटिव वाला एक्यूट होगा। इसको मैंने ऐसे याद किया है कि जिस साइन का आए, जैसे नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव ऑब्ट्यूस, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव ऑब्ट्यूस, अदर एक्यूट हो जाएगा। मान लीजिए सब भूल जाते हैं एग्जाम में, तो 2 लाइनें लिख लेंगे ना,
अब अगर ये एंगल 90 डिग्री से कम है तो इसका हाफ 45 से कम होगा, तो इनके बीच का जो tan वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड 1 से लेस आएगा। अगर ये एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ये 45 से ज़्यादा होगा, तो इनका tan वैल्यू का मैग्नीट्यूड 1 से ग्रेटर होगा। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के केस में कोई भी बाइसेक्टर और कोई भी लाइन के बीच का जो tan वैल्यू है tan थीटा, वो एक्यूट एंगल के केस में उसका मैग्नीट्यूड लेस दैन 1, एब्ट्यूस एंगल के केस में ग्रेटर दैन 1। भूल भाल गए तो ऐसे करेंगे। अब कहोगे कि a1 a2 प्लस b1 b2 अगर पॉजिटिव आया नेगेटिव आया तो बता दिया, जीरो आ गया तो जीरो आ गया तो ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं, और परपेंडिकुलर होती हैं तो उसमें क्या होता है कि कोई कंसेप्ट एक्यूट और एब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर का नहीं होता है ना। तो ये आप एंगल बाइसेक्टर में ध्यान रखिएगा। वैसे ये उतना ज़्यादा खास नहीं है, एक एग्जाम्पल से मैं समझा दूंगा, है ना। अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट। देखिए बच्चों, मैंने एक लेंदी क्वेश्चन लिखा है बाई फॉर द लाइन्स 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0, फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल बिटवीन देम, एक्यूट एंगल बिटवीन देम, कंटेनिंग ओरिजिन एंड बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। ये दोनों एक टाइप के हैं, ये दोनों एक टाइप के हैं, तो इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। पहले दोनों में C1 C2 का पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो आप क्या करिए, लाइन की इक्वेशन को, ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बना लीजिए, माइनस 4x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, और L2 में ऑलरेडी ये पॉजिटिव है तो इसको जैसे है वैसे लिख देंगे, 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ a1 a2 प्लस b1 b2 निकालते हैं तो ये आ जाएगा -20 माइनस 36 लेस देन 0 आ गया। तो मैंने क्या सिखाया था, नेगेटिव एंगल बाइसेक्टर एब्ट्यूस होगा, प्लस 6/5 इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स, कोई भी नेगेटिव आगे पीछे लगा सकते हैं, 12y प्लस 9/स्क्वायर, ये 13 आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ये ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है, ऑब्ट्यूस। दूसरा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ये कैसे लिखोगे, तो ये आप लिखोगे, इस नेगेटिव आया है तो नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूस हो गया, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वाला क्या होगा, एक्यूट हो जाएगा, अपॉन 5 इक्वल टू 5x प्लस 12y प्लस 9/13। उसके बाद तीसरा आता है एंगल कंटेनिंग ओरिजिन, तो इसमें क्या करते हैं, 0 0 पुट कर देते हैं तो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव वाला बाइसेक्टर एंगल कंटेनिंग ओरिजिन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब जिस साइन का है, जैसे मान लीजिए दोनों सेम साइन का आता है तो पॉजिटिव साइन वाला बाइसेक्टर आंसर आएगा, दोनों नेगेटिव साइन का आता है तो नेगेटिव साइन वाला बाइसेक्टर। आप चाहें तो ये चीज़ें यहाँ भी कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे लिखिएगा, है ना। इसको मैं इंडिपेंडेंटली डील करता हूँ। तीसरे क्वेश्चन में अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, L1 L2 की इक्वेशन, इसमें C1 C2 पॉजिटिव बनाना कोई ज़रूरी नहीं होता। तो 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 लिखा मैंने, लिखा, फिर 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0 लिखा, तो इसमें अपोजिट साइन आ रहा है 0 0 पुट करने पे, तो ओरिजिन कंटेनिंग वाला हो जाएगा, ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर, नेगेटिव साइन। तो 4x प्लस 3y माइनस 6/5 इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स 5x प्लस 12y प्लस 9/13। बस ये ध्यान रखिए बच्चों। अब देखो, यहाँ पे मैं कह रहा था कि अगर ये स्टेप लेकर चले होते तो पॉजिटिव साइन वाला आंसर लिखते, ये वाला, और यहीं ये दोनों सेम ही तो हैं। अब ध्यान से देखो, और सिमिलरली लास्ट वाला भी करेंगे, 1,2 रखेंगे, 1,2 रखने पे ये क्या आएगा, 1 रखोगे 2 रखोगे तो ये पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव साइन बाइसेक्टर वाला आएगा। तो ये आंसर आ जाएगा इस केस में, ये वाला। देखो इसमें क्या करना है ना, एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल को एक तरह से रखो, अल्फ़ा बीटा वाले को दूसरे तरीके से रखो। एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल के केस में C1 C2 का पॉजिटिव होना नेसेसरी कंडीशन है बेटा, नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी, बिना उसके नहीं कर पाएंगे। और अल्फ़ा बीटा कंटेनिंग बाइसेक्टर को हम लोग C1 C2 पॉजिटिव बनाएं या ना बनाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये ध्यान रखना कि जो हम लोग लाइंस की इक्वेशन लिखेंगे उसी के थ्रू बाइसेक्टर की भी इक्वेशन लिखेंगे। तो C1 C2 पॉजिटिव बनाने के बाद A1 A2 प्लस B1 B2 अगर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव साइन वाला बाइसेक्टर ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा, और नेगेटिव साइन वाला एक्यूट होगा। जैसे यहाँ C1 C2 A1 A2 प्लस B1 B2 नेगेटिव आया है तो नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूस लिखा हूँ, या एक्यूट लिख दिया, पॉजिटिव साइन वाला। क्लियर।
उसके बाद क्या कर रहा हूँ कि जब ओरिजिन या अल्फ़ा बीटा कंटेनिंग वाला पॉइंट आए तो C1 C2 ये पहले 2 पॉइंट भूल जाइए, सीधे क्वेश्चन से डील करिए। ओरिजिन रखिए, अपोजिट साइन आया है तो इन लाइनों को अपोजिट साइन लिखते हुए नेगेटिव साइन वाला बाइसेक्टर को ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर लिख देना, उसी तरह से इसको पुट कर देना, बस यही तो है इसमें। क्लियर? अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट। देखो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द ट्रायंगल। सबसे पहला नेचर ऑफ ट्रायंगल अगर हमें डिसाइड करना हो, नेचर ऑफ ट्रायंगल कि ट्रायंगल ऑब्ट्यूस है, एक्यूट है, राइट एंगल है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, क्या है? ये राइट एंगल आइसोसेलेस है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, मान लेते हैं ए, इसका जनरल तरीका है बी और सी, ये साइड्स को ए बी सी, इनके वर्टिसेस दिया रहेगा या तो साइड्स गिवन रहेगा, तो साइड्स गिवन रहेगा तो हम वर्टिसेस निकाल सकते हैं। तो जो ए लार्जेस्ट एंगल है, अगर लेट ए बी लार्जेस्ट एंगल, तो इसको हम लोग कोसाइन फार्मूला से निकालते हैं और इसका हम लोगों ने पढ़ा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अगर ये पॉजिटिव आया और लार्जेस्ट एंगल ही अगर एक्यूट हो गया तो सभी एक्यूट होंगे। अगर ये 0 आ गया मतलब पाइथागोरस होल्ड कर रहा है, नेगेटिव आ गया मतलब ऑब्ट्यूस एंगल है, और एक ट्रायंगल में मैक्सिमम एक ही एंगल ऑब्ट्यूस हो सकता है। एक्यूट तीनों हो सकते हैं, ऑब्ट्यूस मैक्सिमम एक हो सकता है। और अगर वर्टिसेस के अलावा साइड्स गिवन हो तो आप उसको ध्यान रखना। अगर 2 साइड सेम है तो आइसोसेलेस, तीनों साइड सेम है तो इक्विलेटरल, पाइथागोरस होल्ड कर रहा है तो राइट एंगल, पाइथागोरस होल्ड कर रहा है और 2 साइड सेम है तो राइट एंगल आइसोसेलेस। ये तो कर लोगे ना, कर लोगे एकदम अच्छे से। अब आते हैं इसमें दूसरा पॉइंट होता है सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। आप चाहे तो लिख सकते हैं इट इज़ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of medians of a triangle, of a triangle। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ट्रायंगल में जो मीडियंस होती हैं वो एक वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं इस तरह से। ये आपस में सेम है, देखने में जैसे भी लगे ये आपस में सेम है और ये आपस में सेम है, तो इसी को सेंट्रॉयड कहते हैं। और सेंट्रॉयड ये D है, अगर ये E है और ये F है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके x3 y3 हैं और इसके x2 y2 हैं। x3 y3 लिखो यार, और इसके अगर x2 y2 हैं तो सेंट्रॉयड का जो फॉर्मूला होता है वो एवरेज x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि ट्रायंगल GBC, ट्रायंगल GCA और ट्रायंगल GAB इन सब के सेम एरिया है, हैव इक्वल एरिया। और अगली चीज़ ये है कि सेंट्रॉयड जो है ट्रायंगल के एरिया को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेंट्रॉयड हमेशा को सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं और ये हमेशा ट्रायंगल के इनसाइड लाई करेगा। क्या लाई करेगा? इनसाइड लाई करेगा। तो एक बार जेईई मेन में ऐसा क्वेश्चन आया है या जेईई एडवांस में भी आया हुआ है कि एक पॉइंट है जो अंदर है और ये तीनों एरिया इक्वल हैं, GAB, GBC, GCA। तो G को सेंट्रॉयड एवरेज से निकाल लेंगे और उस पॉइंट की किसी पॉइंट से डिस्टेंस पूछी गई है तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। इस पर क्वेश्चंस करा दूंगा मैं, तो पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। तो लिखो क्वेश्चन। देखो बच्चों, let ABC be the vertices of ABC. P is the point inside the triangle such that triangle APC, APB, BPC have equal area। तुरंत सेंट्रॉयड क्लिक करना चाहिए आपको। तो P क्या करेंगे? एवरेज निकाल लेंगे 1 6 3/2। तो 1 + 6 हो गया 7 + 3/2 /3 और 0 + 2 + 6 8/3। तो ये सिंप्लीफाई कर लो कितना होता है। तो ये हो गया 7 2 जा कितना होता है जी? 14 + 3 17/3 17/6 और ये 8/3 हो गया।
अब आपको पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू बाई डिस्टेंस फार्मूला निकाल लेंगे। तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 24/6 का होल स्क्वायर और ये 9/3 का होल स्क्वायर। लल्लू टाइप का क्वेश्चन है, आंसर 5 आ जाएगा। लेकिन इतना क्लिक करेगा तब ना, कैसे क्लिक करेगा, जब पढ़े रहेंगे। तो मैंने कहा कि सेंट्रॉयड जो है वो ट्रायंगल के एरिया को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और कोई नहीं करेगा आगे वाले पॉइंट्स में, सिर्फ सेंट्रॉयड करेगा। ओके, ये एवरेज लिखा हूँ, अर्थमेटिक मीन। ट्रायंगल वंगल नहीं बनाया हूँ, अगर आपको दिक्कत होती है तो आप ज़रूर बनाइए। अब आप लिखिए अगला पॉइंट। इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल बाइसेक्टर्स जो होते हैं उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को इन सेंटर कहते हैं। जैसे ये एंगल बाइसेक्ट किए, ये एंगल बाइसेक्ट किए, ये एंगल बाइसेक्ट किए, और ये अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करके एक सर्किल खींचोगे तो ये तीनों साइड्स को टच भी करेगा। ध्यान रखना बच्चों कि ये जो आई है, ये डी और ये ई है पॉइंट, और ये एफ है। इसको मैं अलग अलग बना देता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर वाला और डी वाला सेम हो, तो इसको मैं अलग से दिखा देता हूँ। इट इज़ ऑल्सो सेंटर ऑफ ए सर्किल विच टच ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो मैंने ये कहा कि पहले तो ये डी के बारे में समझिए। अगर ये दोनों एंगल सेम हैं तो ये पहला रिजल्ट होता है कि ए बी बाई ए सी की वैल्यू ए बी डी बाई डी सी के इक्वल होती है। ये साइन रूल से हम लोग प्रूव करते हैं। और दूसरा रूल ये होता है कि अगर एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट, इस तरह से हमने आई लिखे हैं, ये ए बी सी है, ये साइड्स ए, ये बी ए सी, तो ए आई अपॉन आई डी इक्वल टू बी प्लस सी बाई ए। तो इससे हमें इन सेंटर का जो फॉर्मूला होता है वो मिल जाता है, और वो होता है 8 को, जैसे मान लीजिए ये x1 y1 है, ये b है x2 y2 और c है x3 y3। तो a टाइम्स x1 प्लस b टाइम्स x2 प्लस c टाइम्स x3 अपॉन a प्लस b प्लस c, और उसी तरह से a टाइम्स y1 प्लस b टाइम्स y2 प्लस c टाइम्स y3 अपॉन a प्लस b प्लस c। और एक होता है आपका x सेंटर्स, इसी में होता है। बस चेंज क्या करना है बच्चों, एक्स सेंटर्स क्या होता है कि अगर आप एक का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और दो के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे ना, तो इसी से एक सेंटर बनेगा। I1 इधर I2 और इधर I3। तो बस I1 का अगर कोऑर्डिनेट लिखना हो तो बस a की जगह -a कर देना, bx2 प्लस cx3 अपॉन -a प्लस b प्लस c। इसी तरह से y के लिए, और I2 निकालना है तो b की जगह -b कर देंगे, I3 के लिए c की जगह -c कर देंगे। एक्स सेंटर्स उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इन सेंटर्स के बारे में ध्यान रखिएगा। इन सेंटर इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। इट इज़ ऑल्सो सेंटर ऑफ ए सर्किल विच टच ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। और ये रेशियो को, अगर ये हमने इस ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू बी डी अपॉन डी सी प्रूव कर लिया तो ये एंगल बाइसेक्टर कन्फर्म हो जाएगा। ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये रेशियो भी इक्वल होगा। और अगला कि हम ये बता रहे थे कि जो साइड सर्किल है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ज़रूरी नहीं है कि डी से पास करे, ये जब आइसोसेलेस होगा तब होल्ड करेगा। इन सेंटर भी हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करता है और इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आपको साइड्स की इक्वेशन दिया जाए तो वर्टिसेस निकालना ही पड़ेगा, साइड्स निकालना ही पड़ेगा, या आप एक ऐसा पॉइंट जहाँ से तीनों साइड्स इक्वल डिस्टेंस पे हों वो आप निकाल सकते हैं बाई ऑप्शन चेकिंग। क्लियर? तो अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट। सर्कम सेंटर क्या होता है? तो सर्कम सेंटर मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। जो साइड्स हैं ट्रायंगल के, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। ये कॉर्ड होंगी सर्किल के लिए, इस तरह से बोल सकते हैं। या ये भी बोल सकते हैं कि अगर ये सर्कम सेंटर है तो एस ए एस बी एस सी सेम होंगे, एस ए इक्वल टू एस बी इक्वल टू एस सी। तो एक बार इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग एस का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं।
और एस सेंटर की जो वर्टेक्स से डिस्टेंस होती है उसी को कहते हैं, सॉरी, सर्कम सेंटर की वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होती है उसी को कहते हैं सर्कम रेडियस। ये जब आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो सर्कम सेंटर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट हो जाता है। हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट इज द सर्कम सेंटर। ऑर्थो सेंटर आता है अगला। कभी कभी हम ऑप्शन चेक करके ये देखते हैं कि तीनों वर्टिसेस किस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ऑर्थो सेंटर मतलब एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तो ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, आप चाहें तो तीसरा वाला भी इसी से पास करा दीजिए। ये ऑर्थो सेंटर है। आपको ये मालूम है कि ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी और बी ई इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 करते हुए आप एच निकाल लोगे। और एक रिजल्ट और होता है इसमें कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमने सर्किल बनाया, सर्कम सर्किल, और ऑर्थो सेंटर लोकेट किया है इस तरह से, तो ऑर्थो सेंटर का जो मिरर इमेज होता है विथ रिस्पेक्ट टू साइड बी सी, वो सर्कम सर्किल पे लाई करेगा। ध्यान रखना, ये एक रिजल्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से प्रूव भी कर लेते हैं। The circum center is point of intersection of perpendicular bisector of sides of a triangle. It is also center of a circle which passes through all vertices of a triangle. In case of right angle triangle, circum center is midpoint of hypotenuse. ऑर्थो सेंटर के बारे में बात करते हैं। ऑर्थो सेंटर is point of intersection of altitudes of a triangle. Altitudes मतलब शीर्षलंब, एक पॉइंट से सामने वाले साइड्स पे परपेंडिकुलर। ये जो दोनों भाई साहब हैं, ऑब्ट्यूस एंगल के केस में बाहर चले जाते हैं, एक्यूट एंगल के केस में अंदर रहते हैं, राइट एंगल के केस में सरकमफरेंस पे आ जाते हैं। राइट एंगल के केस में जो ऑर्थो सेंटर होता है वो जो वर्टिस होता है जिसको, जहाँ पे राइट एंगल बनता है, और ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और एक और रिजल्ट होता है जिसको ONGC कहते हैं। एक ट्रायंगल में ONGC, ये सब सेम होते हैं। एक ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड और सर्कम सेंटर कोलिनियर होते हैं और ये 2:1 होता है। जैसे ये तीनों इक्वल पार्ट है। N मतलब O मतलब ऑर्थो सेंटर, N 9 पॉइंट सेंटर जो अपने सिलेबस में नहीं है, G सेंट्रॉयड और C सर्कम सेंटर। ONGC ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऐसे याद रखना। तो OG/GC कितना है, 2:1। इसका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में हम लोग प्रूफ ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रूफ जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट चिल मारते हैं, है ना। तो ये सेंट्रॉयड क्या है, सर्कम सेंटर क्या है, ऑर्थो सेंटर क्या है, इन सेंटर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेंट्रॉयड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, इन सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, AX1 BX2 CX3/A+B+C वाला, एक्स सेंटर्स में एक माइनस लगाएंगे। ऑर्थो सेंटर में एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑर्थोगोनल से रिलेटेड है, कुछ परपेंडिकुलर से रिलेटेड है। और सर्कम सेंटर मतलब एक ऐसा सर्किल का सेंटर जो तीनों वर्टिसेस से पास करे, बस ऐसे याद रखो। और राइट एंगल के केस में स्पेशल केस याद रखिएगा। राइट एंगल के केस में दोनों सर्कमफ्रेंस पे होते हैं। सर्कम सेंटर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, ऑर्थो सेंटर वो वर्टेक्स जहाँ पे राइट एंगल बनता है। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल से रिलेटेड इंक्वायरीज। नेचर ऑफ ट्रायंगल के लिए हमने बता दिया, जो लार्जेस्ट एंगल है उसकी कोसाइन वैल्यूज निकालेंगे बाई कोसाइन फार्मूला। ओके, अब हम पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल, जिसमें स्पेशली पैरेललोग्राम इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, अब क्वाड्रिलेटरल में जैसे मैंने बोला कि एक फैमिली होती है पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम। दूसरा होता है ट्रेपेजियम का, ट्रेपेजियम। तीसरा होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। और फोर्थ होता है काइट करके, कहीं लिख देते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में जो साइड्स होती हैं, दो पैरेलल साइड का सेट होता है ABCD, और इसके जो सबसेट होते हैं वो रोम्बस, रेक्टेंगल, और रोम्बस और रेक्टेंगल एक साथ अगर कंबाइन हो जाए तो इसी को कहते हैं स्क्वायर।
तो ये 3 सबसेट होते हैं। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि इस तरह से डायग्राम बनाते हैं, इसमें एक सेट ऑफ पैरेलल साइड रहता है, 2 नॉन पैरेलल साइड होती है इन जनरल, क्योंकि दोनों सेट ऑफ पैरेलल साइड हो गया तो पैरेललोग्राम में चले जाएगा। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 टाइम्स सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, a + b इंटू एच। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं जिसमें 2 साइड सेम होती हैं। इक्विलेटरल ट्रेपेजियम में ये 3 साइड सेम होती हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स से एक सर्किल पास कर जाए, उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। एक अपने भाई साहब काइट होते हैं। काइट में क्या होता है, ऐसे डायग्राम बनता है, ऐसे पतंग टाइप का। इसमें ये सेम होते हैं, ये आपस में सेम होते हैं, ये 90 पे भी इंक्लाइंड होता है, इसी को कहते हैं काइट। ये अपने सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में क्या है कि जैसे पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये दोनों सेम होता है, ये दोनों सेम होता है। जैसे अपने को 4 पॉइंट दिया हो ना, तो हम लोग क्या करेंगे, AC और BD डायगोनल का मिड पॉइंट निकालेंगे। अगर दोनों सेम आ जाता है तो पैरेललोग्राम कन्फर्म हो गया। अगर मिड पॉइंट के साथ साथ एडजेसेंट साइड सेम आती हैं तो रोम्बस कन्फर्म हो गया। अगर डायगोनल के साथ साथ डायगोनल की लेंथ भी सेम आ गई तो रेक्टेंगल कन्फर्म हो गया। और डायगोनल के मिड पॉइंट के साथ साथ डायगोनल की लेंथ एडजेसेंट साइड की लेंथ सेम हो गई तो स्क्वायर कन्फर्म हो गया। मतलब पैरेललोग्राम में सिर्फ पैरेलल साइड से मतलब है, मिड पॉइंट डायगोनल के सेम होने चाहिए, उससे मतलब है। रोम्बस में मिड पॉइंट सेम होने चाहिए और साथ में साथ एडजेसेंट साइड की लेंथ सेम होनी चाहिए। रेक्टेंगल में डायगोनल के मिड पॉइंट सेम होने चाहिए और डायगोनल की लेंथ भी सेम होनी चाहिए, और स्क्वायर में सब होना चाहिए। ट्रेपेजियम में 2 सेट ऑफ पैरेलल साइड होनी चाहिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में चारों पॉइंट सर्किल पे लाई करने चाहिए। आप कह सकते हो कि स्क्वायर भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों कि ये जो रोम्बस होता है ना, जिसमें चारों साइड सेम होती हैं, रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। वैसे ये दिखेगा नहीं, मैं अच्छे से दिखाता हूँ इस तरह से। कैसे कहोगे कि सर ये पहले से ही सेम है, ये कॉमन साइड है और डायगोनल की लेंथ ऑलरेडी बाइसेक्ट कर दी है, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया, साइड कॉन्ग्रुएंसी। और जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा इन केस ऑफ रोम्बस। इसको हम लोग वेक्टर में भी प्रूव किए थे, इन डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स में। तो क्वाड्रिलेटरल में ये ध्यान रखना, स्पेशली कैसे प्रूफ करोगे कि स्क्वायर है तो डायगोनल का मिड पॉइंट सेम, एडजेसेंट साइड सेम, डायगोनल की लेंथ सेम है ना। इस तरह से हम लोग प्रूफ कर लेंगे। अब पैरेललोग्राम के बारे में 2 इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको याद रखना है, तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में 2 पॉइंट होते हैं। अगर एक पैरेललोग्राम दिया है जिसमें P1 P2 डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड है, जैसे ये हमने P1 लिखा और P2 हम इसको एक्सटेंड करके बना देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स P1 P2 एंड थीटा इज डिस्टेंस बिटवीन नॉन पैरेलल साइड। तो हम लोगों को पता है कि अगर ये थीटा है तो इसको भी थीटा लिख देंगे। तो ये जो पॉइंट है AB, इसकी वैल्यू होती है P2/sin थीटा। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, तो ये P1 P2/sin थीटा आ जाएगा। मतलब आप चाहें तो लिख सकते हैं, कंसीडर ए पैरेललोग्राम इन विच P1 P2 इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉन पैरेलल साइड्स, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज P1 P2/sin थीटा। दूसरा इसका रिजल्ट होता है कि कभी कभी क्या होता है, हमारे पास इक्वेशंस दी रहती हैं। जैसे ये इक्वेशन है ax + by + c1 = 0। ऑब्वियसली ये पैरेलल लाइन है तो ax + by ही रहेगा, प्लस c2 = 0 लिख देता हूँ। ये lx + my + n1 = 0, किसी को भी पहले बाद में लिख सकते हैं। और ये lx + my + n2 = 0। तो इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है, आप एक c1 - c2 लिखिए, n1 - n2 लिखिए। लेकिन ये जब कर रहे हैं बच्चों तो ये ध्यान रखना कि ax by सेम होने चाहिए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ LMAB। बस ये मॉड लगा दिया है, मॉड को चाहे तो आप हटा दीजिए। ऑब्वियसली एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी है, 2 मॉड लगाएंगे तो डिटर्मिनेंट से कन्फ्यूजन होगा। और ये कहाँ से आता है, ये यहीं से आता है। P1 निकालो, P2 निकालो, tan थीटा निकालो, tan थीटा से sin थीटा निकालो। जब प्रूफ करोगे तो ये आ जाएगा c1 - c2 n1 - n2 का प्रोडक्ट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ, एक रो में रहेगा AB, एक में LM भी जब लिख रहे हैं तो ये दोनों के LM सेम होने चाहिए बच्चों। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
तो ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर? इसको नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, भूल गए तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट। Two sides of parallelogram are along the lines. If diagonal intersect at the point 2, 4, then one of the vertex is. सिंपल सा क्वेश्चन है, जितना हमने फंडे बताए हैं उससे फंडे से हो जाएगा आराम से। ये दोनों लाइनों को आप लिख दीजिए, x + y = 3 और x - y = -3। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। x + y = 3, एक बार डेटा देख लेते हैं, सही से लिखे हैं ना, x - y + 3, हाँ सही है, x - y = -3। ऐड कर दो इन दोनों को, तो x की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई, तो ये 0,3 हो गया। ऑप्शन में तो ये है नहीं, इतना चालाक थोड़े हैं ये सब। अब क्या कह रहा है कि ये डायगोनल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई, 2,4 पे। तो ये b है, ये c है, ये d है, आपसे मेहनत करवाएगा। ये दोनों, ये मिड पॉइंट होता है ना, तो डबल करो इसको, तो ये 4,8 - 5 हो जाएगा। 4,5 ऑप्शन में है, नहीं है, मतलब हमें या तो ये निकालना है या ये निकालना है। तो देखो इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो आप कहोगे सर ये तो पैरेलल लाइन है तो स्लोप तो सेम ही रहेगा, और इसमें पुट कर देते हैं -1। ये लाइन की इक्वेशन स्लोप 1 इसका है ना, तो इसका भी 1 स्लोप होगा और इस पॉइंट से पास हो रही है लाइन। अब इन दोनों लाइनों को सॉल्व करते हैं b के लिए। तो b के लिए x+, अब हमारा लक है कि आंसर मैच कर जाए। x - y = -1, ऐड करो इनको, तो 2x की वैल्यू 2, तो x 1 आ गया और y 2 आ गया। 1,2 अभी भी किस्मत उतना साथ नहीं दे रही है, तो इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। तो 2 × 2 = 4, -1 3 और 8 - 2 6, 3,6 इज़ द। अब ये हमारा किस्मत होता कि हम पहले इसी आंसर को निकाल लेते। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, बस आप बेसिक्स को याद रखिएगा, फंडे याद रखिए। फंडे याद रखेंगे तो आपका हर चीज़ फंडे के टाइप का हो जाएगा, है ना। तो फंडामेंटल चीज़ याद रखोगे तो फन आएगा, मज़ा आएगा, फील आएगी और आप फोड़ के आओगे। हमने ऑलमोस्ट थ्योरी बता रखी है, कुछ थ्योरी है जो अब एक एक करके बताना है हमें। तो अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट। ये समझ में आया कैसे किए? नहीं आया? पहले दोनों साइडों को लिखे, सॉल्व करके ये निकाले, डायगोनल के मिड पॉइंट से सी निकाले, इन लाइंस को लिखे। ये लाइन की इक्वेशन कैसे लिखे भाई, तो इसके पैरेलल है तो ये लिख दिया। अब ये लाइन और ये लाइन को सॉल्व करके बी निकाला, मिड पॉइंट से डी निकाला। अगर बी ही मैच कर जाता तो आंसर लिख देते। 1,2 ससुरा दिया नहीं है, समझे। वो मेहनत करवा रहा है आपसे, ये जेईई मेन का ही है 2019 का क्वेश्चन। अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज़ होती हैं जो ओरिजिन पे इंडिपेंडेंट होती हैं, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ओरिजिन शिफ्ट करते हैं, जिसको फिजिक्स में कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर देना। जैसे मान लीजिए कि सर्किल का सेंटर कुछ और है, आप सेंटर पे बैठ कर ओरिजिन बना देते हो तो सर्किल की इक्वेशन बहुत ईजिली सिंप्लीफाई हो जाएगी। उसी तरह से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ax + by + c है, और आपने स्ट्रेट लाइन पे ओरिजिन लाई करा दिया या ओरिजिन को कहीं ऐसा शिफ्ट कर दिया तो कि वो पास कर रही है लाइन, तो y = mx फॉर्म में आ जाएगी। तो ये होता है ओरिजिन शिफ्टिंग। इसमें 3 केस होते हैं, इसमें ध्यान रखना कुछ कंसेप्ट हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपको मैं शुरू से बताता हूँ, x और y है, एक होता है ट्रांसलेशन और एक होता है रोटेशन और एक कॉम्बिनेशन। जैसे p कोई पॉइंट है x, y, ये ओरिजिनल सिस्टम के रिस्पेक्ट में आया और हमने ओरिजिन को o' पे शिफ्ट कर दिया, o से, और ये o' का कोऑर्डिनेट है h के। अब ये जो भाई साहब हैं ये बन गए x, y। इसका मतलब क्या हुआ ये समझिएगा थोड़ा सा, डायग्राम से रिलेटेड है। ये तो h है, ये नया x बना है, इसका मतलब क्या होगा, ये कैपिटल X है और ये स्टार्टिंग वाला x है। बस जैसे x के लिए वैसे y के लिए। तो x, y बेसिकली क्या है, आप ऐसे लिखना है कि लेट ओरिजिन बी शिफ्टेड टू o' वो h, k,
एक्स कॉमा वाई है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड सिस्टम, और कैपिटल एक्स वाई है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू न्यू सिस्टम। क्लियर? तो स्मॉल एक्स की वैल्यू कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई की वैल्यू कैपिटल वाई प्लस के होती है। जहाँ पे कैपिटल एक्स वाई नया वाला है, स्मॉल एक्स वाई पुराना वाला है, एच के ओरिजिन वाला है। याद रखोगे इसको? भूल जाओगे? कहोगे कि सर भूल जाएंगे। अबे भूल जाओगे तो फिर पटक पटक के मारेंगे तुम लोगों को, भूलना मत। तो ये ओरिजिन शिफ्टिंग है, इसकी ज़रूरत हम लोगों को कोनिक में पड़ती है। अभी फ़िलहाल में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप बस लिख लीजिए कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन विदाउट ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, लेट ओरिजिन इज शिफ्टेड टू एच कॉमा के, लेट स्मॉल एक्स कॉमा वाई द कोऑर्डिनेट ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू न्यूज ओल्ड सिस्टम, capital X y is the coordinate of P with respect to new system, then small x equal to capital X plus h, small y equal to capital Y plus k। ओके, अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट, रोटेशन ऑफ एक्सिस विदाउट शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोऑर्डिनेट है स्मॉल एक्स वाई, और हमने एक्सिस को रोटेट कर दिया ओरिजिन को सेम रखते हुए। हमने थीटा एंगल से रोटेट किया है, तो आप कहोगे कि ये सर ये भी थीटा ही हो जाएगा, और ये है पॉइंट P। अगेन एक्स कॉमा वाई ये ओल्ड है, कैपिटल एक्स वाई न्यू है, तो यहाँ थोड़ा आपको मगना पड़ेगा। कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। वैसे ये सिलेबस में नहीं है। कहोगे कि क्यों बता रहे हो, सठिया गए हो क्या? नहीं बेटा, सठिया नहीं है, सेफ्टी साइड के लिए बता रहा हूँ, आदत है। एक को याद रखो, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन का माइनस कॉस, ऐसे याद रख लो। और दोनों काम करते हैं, तो स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस, ऐसे लिखेंगे एच प्लस कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और वाई इक्वल टू कैपिटल स्मॉल के एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। आज तक कभी जिसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन हम लोग लिख लेते हैं। इसके प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, फालतू का प्रूफ करके दिमाग का दही नहीं बनाएंगे, है ना। तो ऑलमोस्ट हमने ये कवर कर दिया, आप इसको भी नोट कर लेना। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट। अरे भाई, ये हमने रोटेट किया है तो ये 90 डिग्री है ना, तो थीटा से रोटेट करोगे तो ये भी थीटा चला जाएगा। थीटा एंटी क्लॉकवाइज में है तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज में रहेगा तो नेगेटिव, जो ट्रिगो के रूल्स थे। ये बोथ इफेक्ट है, कंबाइंड इफेक्ट, मतलब इसमें ओरिजिन को शिफ्ट भी कर रहे हैं, शिफ्ट भी किया और ट्रांसलेट भी रोटेट भी कर दिया। रोटेशन स्पेलिंग देख लेना। ओके, दूसरा तीसरा नहीं है, पहला जो केस था वो है अपने एग्जाम में। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइन देखना है। ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और 2 पॉइंट्स हैं P और Q, x1 y1 और Q है आपका x2 y2। तो ये दोनों को इक्वेशन में रखते हैं। a1x प्लस बी, जैसे आप पुट करोगे ना, तो ax1 प्लस बी वाई1 प्लस c1 टाइम्स ax2 प्लस बी वाई2 प्लस c2 लिखो। अगर ये पॉजिटिव आ गया, मतलब दोनों सेम साइन के आ रहे हैं, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, तो मतलब सेम साइड सेम साइन, तो ये सेम साइड, मतलब जो डायग्राम हमने बनाया है उसके लिए नहीं है। और ax1 प्लस बी वाई1 प्लस c1, c ही लिखना चाहिए ना, और ax2 प्लस बी वाई2 प्लस c, अगर ये नेगेटिव आ गया तो अपोजिट साइड। और इसका प्रूफ कैसे होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, λ/1 लिखते हैं, सेक्शन फार्मूला से इस r की वैल्यू निकालते हैं। क्लियर? r को इस लाइन पे रखते हैं, तो यहाँ से हमें उस लैम्डा की वैल्यू आ जाती है माइनस टाइम्स
ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c। ये हम किए हुए हैं तो ये मेरे को याद है। अब जैसे अभी मैंने दिखाया है कि लैम्डा जो p और q पॉइंट हैं वो लाइन के अपोजिट साइड में है और ये इंटरनल डिवीजन है, तो इंटरनल डिवीजन के लिए लैम्डा पॉजिटिव होता है, तो लैम्डा को पॉजिटिव करेंगे तो ये हटाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव तभी हो सकता है जब ये अपोजिट साइन के हों। अपोजिट साइन के केस में सेम साइड, सॉरी अपोजिट साइड, सेम साइन के केस में सेम साइड, सेम साइड सेम साइन, सेम साइड सेम साइन, अपोजिट साइड अपोजिट साइन, अपोजिट साइड अपोजिट साइन। इस तरह से याद रखो, ऐसे ही मैंने भी याद रखा है। क्लियर? तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़ ली हैं बच्चों। एक बार रिकॉल कर लेते हैं फटाफट, क्या पढ़े हैं हमारे साथ बोलिए जय माता दी, और उसके बाद रिवाइज करिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर एब्सिसा ऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट के बाद डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, m/n, इंटरनल डिवीजन पॉजिटिव रेशियो, एक्सटर्नल डिवीजन नेगेटिव रेशियो, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट, वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंगल बिटवीन द 2 लाइन्स। फिर वो इमेज वाला जो फार्मूला रिफ्लेक्शन वाला बताया था वो ध्यान रखना, ए लाइन इक्वली इंक्लाइन टू 2 गिवन लाइन्स, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन, या जिसको हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं, पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इमेज फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फार्मूला, लोकस का वैल्यू, लोकस क्या होता है ये जानकारी। उसके बाद क्या पढ़े हैं, लोकस के बाद कनकरेंट लाइन्स, फैमिली ऑफ लाइन्स, एंगल बाइसेक्टर्स, नेचर ऑफ ट्रायंगल, नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखा है। इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉयड, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। हमने स्पेशली इंसिस्ट करके बोला था कि सेंट्रॉयड ही इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, बाकी तीनों नहीं करते। और सर्कम सेंटर और आपका ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के अंदर बाहर और ट्रायंगल के सर्कमफरेंस पे लाई कर सकते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल के लिए ये दोनों बाहर होते हैं। इन सेंटर सेंट्रॉयड हमेशा अंदर होता है, सेंट्रॉयड और इन सेंटर हमेशा अंदर होता है। सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। क्वाड्रिलेटरल में हमने पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, रोम्बस में डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल में भी बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर में भी बाइसेक्ट करते हैं। ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, 2 इक्वल साइड्स, 2 पैरेलल साइड, 2 नॉन पैरेलल साइड को ट्रेपेजियम कहते हैं। 2 नॉन पैरेलल साइड की लेंथ सेम हो तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, 3 साइड सेम हो तो इक्विलैटरल ट्रेपेजियम। उसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसमें ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों वर्टिसेस सर्किल पे लाई करें। उसके बाद क्या पढ़े थे, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन C1 - C2 अपन रूट ऑफ a² + b²। जब भी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स लिखते हैं ax by के कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया और लास्ट में ये पॉइंट पढ़ लिए, ओरिजिन शिफ्टिंग भी बता दिया। तो मेरे ख्याल से इतना बच्चों मोर देन सफिशिएंट है। क्लास को हम ऑफ करते हैं, वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चंस की एक सीट देंगे, उसके क्वेश्चन भी हमें डिस्कस करने हैं, तो आपको मज़ा आया होगा। सर्किल के हमारे पुराने लेक्चर्स, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला के हमारे रिवीजन क्या था आप देख सकते हैं, वो मैंने दूसरे चैनल के लिए बनाया था। तो उससे क्या है फ़र्क पड़ता है, थोड़ी बहुत बातें इग्नोर करते हुए पढ़ लेना। ओके, तो जल्दी ही मिलते हैं। हैव ए ग्रेट डे।